स्टेट है बाय लैंड और अपनी 7.26 करोड़ पॉपुलेशन के साथ वो 5th लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। एमपी में इंडिया का लार्जेस्ट 94,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर और लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बाय नंबर है। इसके अलावा 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सांची स्तूप, भिमबेटका और खजुराहो के लिए एमपी दुनिया भर में फेमस है। भिमबेटका रॉक शेल्टर्स एमपी के रीजन में अपनी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। साथ ही सम्राट अशोका मौर्य वंश के शासक बनने से पहले अवंती प्रोविंस के गवर्नर थे जो एमपी में ही था और अशोका ने ही यहाँ सांची स्तूप और भरूच स्तूप का कंस्ट्रक्शन किया था। 9th सेंचुरी में चंदेल शासकों द्वारा कंस्ट्रक्टेड खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स न सिर्फ एमपी की बल्कि पूरे भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। इनके अलावा 14 से 15 सेंचुरी में मालवा सल्तनत द्वारा बनाए गए मंडू के स्ट्रक्चर्स जैसे हिंडोला महल, जहाज महल, जल महल एक्सेट्रा भी एमपी की टूरिज्म इकॉनमी की बैकबोन है। कल्चरल हिस्ट्री में भी एमपी का बड़ा योगदान है। प्राचीन भारत के महान प्लेराइट और ड्रामाटिस्ट कालिदास के लिए भी एमपी जाना जाता है जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के कोर्ट में रहते थे। उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे ही दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग्स कुंभ मेला का हर 12 साल में आयोजन होता है जिसे हम सिंहस्थ कहते हैं। आधुनिक इतिहास में चलें तो एमपी आधुनिक भारत के कुछ महान फ्रीडम फाइटर्स जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहे जाने वाले तांत्या भील की भी धरती है। इसके अलावा हिंदी भाषा के कुछ महान लेखक जैसे हरिशंकर परसाई, गजानन माधव मुक्तिबोध और शरद जोशी भी यहीं से थे। नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी भी विदिशा से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों अपने इस महान कल्चर और हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन के बावजूद एमपी इंडिया के वन ऑफ द वर्स्ट सोशल इंडिकेटर्स वाले स्टेट्स में गिना जाने लगा था और इसलिए इसे यूपी, बिहार, राजस्थान के साथ डेमोग्राफर आशीष बोस ने बीमारू स्टेट का दर्जा दिया था। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 2001 में एमपी में नंबर ऑफ पुअर्स नेशनल एवरेज 27% से 10% ज़्यादा यानी कि 37% थे। NHDR 2001 के हिसाब से एमपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी काफ़ी पुअरली परफॉर्म कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में नेशनल एवरेज 70/1000 बर्थ के कंपैरिजन में एमपी में ये नंबर 89 था। खैर अब एक ओवरव्यू के थ्रू हम एमपी की इकॉनमी के कुछ मेजर पिलर्स की चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर का एमपी की इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों एमपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 47% तक है जिसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ आती हैं। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ का यहाँ लोकेशन एमपी में रिच नेचुरल रिसोर्सेज के चलते है। सिंगरौली बेल्ट को यहाँ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है जहाँ कोल के मैसिव रिजर्व्स हैं। एमपी में इंडिया का लगभग 8% कोल रिजर्व है। पन्ना की मझगांवा माइंस अपने डायमंड के लिए फेमस है और एमपी इंडिया का सोल डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इंडिया के लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स भी यहाँ के बालाघाट में लोकेटेड है जो नेशनल रिजर्व्स का 41.39% है। एमपी का फार्मा सेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 250 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं स्पेशली मालवा में। इंदौर में लोकेटेड पिथमपुर SEZ फार्मा हब है जहाँ इंडियन जायंट्स सिप्ला, ल्यूपिन, माइलिन एक्सेट्रा की फैक्ट्रीज हैं। ड्रग फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट एमपी के टोटल एक्सपोर्ट में 17.78% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा एमपी का मोस्ट एरिया डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन ही है, स्पेशली मालवा प्लेटू जहां ब्लैक कॉटन सॉइल अबंडेंस में है। ब्लैक कॉटन सॉइल के चैनल एमपी वन ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से है और इसलिए यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर है। इसके अलावा यहाँ के कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट टोटल स्टेट एक्सपोर्ट में 7% कंट्रीब्यूट करता है। मालवा के टेक्सटाइल्स हिस्टोरिकली भी काफ़ी क्रूशल हैं जो बनारस और ढाका के टेक्सटाइल के साथ इंडिया के फ्लरिशिंग हैंडलूम्स में थे। आज भी एमपी का मोस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालवा में कंसंट्रेटेड है। फेमस GI टैग्ड चंदेरी फैब्रिक भी यहाँ के अशोकनगर में प्रोड्यूस होता है। अगला क्रूशल सेक्टर है टूरिज्म। एमपी विंध्यान और सतपुरा माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है जिसके चलते यहाँ की सीनिक ब्यूटी पूरे भारत में फेमस है। चाइनीज ट्रैवलर फाहीन ने मालवा के क्लाइमेट को बेस्ट क्लाइमेट भी बोला था। मोस्ट एरियाज प्लेटू में होने के चलते कई मैसिव वाटरफॉल्स भी यहाँ हैं जिनमें चाचाही, कपिलधारा, धुंधुधार फॉल्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड हैं। यहाँ के हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन की बात तो हमने शुरुआत में ही की है जो यहाँ के टूरिज्म के लिए
क्रूशल है। 2018 में यहाँ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल और डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स लगभग 3.8 लाख और 8.4 करोड़ रहे। एमपी गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में स्पेशल अटेंशन देते हुए एमपी टूरिज्म को मीडिया के थ्रू प्रमोट भी किया है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करते हैं, जिनमें कान्हा, बंधवगढ़ और पेंच जैसे नेशनल पार्क्स आते हैं। पेंच नेशनल पार्क से ही रुडयार्ड किपलिंग को अपनी किताब जंगल बुक के लिए इंस्पिरेशन मिली थी। इन सब के बावजूद एमपी प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसका यहाँ की जीडीपी में शेयर 30% से भी ज़्यादा है, अनलाइक इंडियाज एवरेज अराउंड 17%। ICRIER की एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ ऑलमोस्ट 70% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, जो इंडिया के एवरेज 55% से कहीं ज़्यादा है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग का स्टेट जीडीपी में शेयर सिर्फ 21% है और सर्विसेज का लगभग 49%। वैसे तो एग्रीकल्चर यहाँ हमेशा से ही प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहा है, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में इस सेक्टर में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस दिखे हैं, जिसने दुनिया भर को चौंका दिया है। आइए देखते हैं क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशंस। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि जहां एक तरफ बाकी स्टेट्स की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगातार कम हुआ है, वहीं एमपी में ये 2010 के बाद से बढ़ा है। ICRIER की माने तो 2003 से 2011 के बीच स्टेट जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर 29% से घटकर 22% हो गया था, लेकिन 2011 से 2015 के बीच ये बढ़कर 30% तक चला गया। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स के अगेंस्ट भी है, क्योंकि विद टाइम एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में शेयर कम होना चाहिए एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट स्टैग्नेटिंग। एमपी में भी काफ़ी समय तक यही हुआ, लेकिन एक सडन रिवर्स स्ट्रक्चरल चेंज के चलते वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर बूम होने लगा। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के चलते एमपी को 2011 से 2016 तक लगातार 5 बार यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कृषि सम्मान अवार्ड से नवाजा जा चुका है। यही नहीं, 2020 से 2021 में तो एमपी ने व्हीट प्रोक्योरमेंट में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया और वो इंडिया का न्यू व्हीट बास्केट बन के उभरा। 2020 से 2021 में एमपी ने 129 लाख टन का व्हीट प्रोक्योरमेंट किया एज कम्पेयर टू 127 लाख टन ऑफ पंजाब। प्रोडक्शन के मामले में तो एमपी पंजाब से आज कहीं आगे है। एस्टिमेट के हिसाब से पंजाब के लगभग 175 लाख टन व्हीट प्रोडक्शन के सामने एमपी लगभग 300 लाख टन व्हीट प्रोड्यूस करता है और इंडिया के टोटल व्हीट में 16% कंट्रीब्यूट करता है फ्रॉम 8% इन 2002। प्रोडक्शन में एमपी सिर्फ यूपी से पीछे है, जिसका प्रोडक्शन लगभग 320 लाख टन के आसपास रहता है। एमपी का एग्रीकल्चर जिस तरीके से बूम हो रहा है वो जल्द ही शायद इस मार्क को भी क्रॉस कर लेगा। व्हीट प्रोडक्टिविटी भी 2002 के मुकाबले लगभग 1.5 गुना बढ़ी है, लेकिन इस एस्पेक्ट में अभी भी वो पंजाब के 4.7 MT पर हेक्टेयर और हरियाणा के 4.4 MT पर हेक्टेयर से पीछे है। एमपी की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 2.6 MT पर हेक्टेयर है। ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ में एमपी ने 2004-05 से 2014-15 तक ऑन एवरेज हाईएस्ट ग्रोथ विटनेस किया है, जो कि 9.7% है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे 2002 से 2003 में नेगेटिव ग्रोथ और 2010 तक अनसर्टेन ग्रोथ रेट विटनेस करने वाले स्टेट ने 2010-11 के बाद एक स्टेडी एग्री ग्रोथ विटनेस किया है। 2013-14 में एमपी का ग्रोथ 20% तक पहुंच गया था। 2010 से 2015 के बीच तो एमपी की एग्रीकल्चरल जीडीपी 14.2% से ग्रो हुई, जब नेशनल एवरेज सिर्फ 4% था। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी कहते हैं कि इस पीरियड में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008-9 और 2009-10 के ड्रॉट ईयर्स में भी एमपी का एग्रीकल्चरल ग्रोथ लगभग 9% तक था, जबकि नेशनल एवरेज 1% तक गिर गया था। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एमपी ने अपने मॉनसून ओवर डिपेंडेंस को कम किया है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कारण क्या है, जिसके चलते आज एमपी पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। आइए जानते हैं उन कारण को। एमपी के एग्रीकल्चर मिरेकल का सबसे पहला कारण है 2005 के बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सोयाबीन पर डिपेंडेंस का कम होना। हम आपको बता दें कि सोयाबीन कल्टीवेशन के इनिशियल सक्सेस ने 1980s के बाद एमपी में रूरल प्रॉस्पेरिटी को इम्प्रूव किया था और काफ़ी समय तक फार्मर्स का मेन क्रॉप रहा। लेकिन 2005 के बाद लो एक्सपोर्ट्स, इरेटिक रेनफॉल एंड पेस्ट अटैक्स के चलते
सोया फार्मिंग प्रॉब्लम फेस करने लगी। किसी एक क्रॉप पर ओवर डिपेंडेंस वैसे भी सस्टेनेबल नहीं होती है। इसी दौर में एमपी ने बासमती पैडी को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस किया, जिसके जीआई टैग को लेकर एमपी और पंजाब के बीच पॉलिटिकल और लीगल बैटल्स अभी भी चल रहे हैं। वैसे पैडी ईस्टर्न और नदर्न एमपी की ट्रेडिशनल क्रॉप हमेशा से थी, लेकिन सेंट्रल नर्मदा रीजन में बासमती के इंट्रोडक्शन ने इस एरिया को काफी प्रॉस्परस बनाया। आज कई ब्रांडेड कंपनीज एक्सपोर्ट के लिए इस रीजन से राइस को प्रोक्योर करती हैं। इस राइस में रिटर्न्स भी काफी हाई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ₹4,500 पर क्विंटल तक के रेट्स के साथ ये सोयाबीन की प्राइस से लगभग 6 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा बासमती एक लॉन्ग ग्रेन राइस है जिसने प्रोडक्टिविटी को भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। 2002 में जो 6.6 क्विंटल्स पर हेक्टेयर था, आज ये लगभग 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर तक इंक्रीज हो चुका है। राइस के अलावा व्हीट भी यहाँ एक मेजर क्रॉप बन के उभरा है, जिसके कारणों की चर्चा हम आगे करेंगे। राइस के प्रोडक्शन से हुए ग्रोथ ने एक डोमिनो इफेक्ट को जन्म दिया है, जिसने न्यू राइस प्रोड्यूसिंग रीजन में फार्म मैकेनिज्म को पुश किया है। जैसे जैसे फार्मर्स की इनकम्स राइज हुई, यहाँ ट्रैक्टर सेल्स इंक्रीज हुए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो सेंट्रल नर्मदा रीजन के होशंगाबाद और रीजन में ट्रैक्टर सेल्स में 30% से ज़्यादा का ग्रोथ देखा गया पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा इरिगेशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के चलते भी ये ग्रोथ इम्प्रूव हुआ है और मॉनसून डिपेंडेंस कम हुई है। 2009-10 तक गवर्नमेंट कैनाल्स सिर्फ 8 लाख हेक्टेयर्स लैंड रबी सीजन में इरिगेट कर पाती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ये एरिया 3 गुना तक बढ़ा है। ये एक्सपेंशन मेनली पुराने प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंड मैनर में फिनिश करने और पुराने कैनाल्स के रिपेयर के चलते हुआ है, रादर देन न्यू इन्वेस्टमेंट। साथ में गवर्नमेंट ने 3 बेसिक रूल्स को फॉलो किया है। पहला, कैनाल्स को फुली सप्लाई लेवल में ऑपरेट करना थ्रू टाइमली डेस्टिलिंग, क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ब्रीचेस। दूसरा, ट्रीटिंग एवरी फार्मर इक्वली एंड वाटर को स्ट्रिक्ट रोटेशन बेसिस पर रिलीज करना। तीसरा, कैनाल के टेल एंड में लोकेटेड फार्मर्स को सबसे पहले पानी देना, जो पहले हेड एंड के फार्मर्स यूज कर लेते थे। स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मनरेगा के अंडर कपिल धारा स्कीम जैसे एफर्ट से भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और क्रेडिट की इजी अवेलेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट इंटरवेंशन रहा। पिछले 20 सालों में सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स की अवेलेबिलिटी लगभग 9 गुना बढ़ी है। स्टेट गवर्नमेंट ने शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स को एडवांस स्टॉक बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू एड्रेस किया है। फार्म क्रेडिट 2012 से 0% इंटरेस्ट पर मिल रही है, जबकि उसके पहले ये 5% तक था। इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी ने मैकेनाइजेशन, सीड्स और फर्टिलाइजर परचेज में भी हेल्प किया है। यही वजह है कि पूरे स्टेट में 3-fold ट्रैक्टर सेल्स में राइज दिखा है इन लास्ट 10 ईयर्स, और 200 विलेजेस को यंत्रदूत ग्राम या मैकेनाइज विलेजेस की तरह डेवलप किया गया, जहां एग्रीकल्चर आउटपुट में राइज हुआ। अगला गवर्नमेंट इंटरवेंशन पावर सेक्टर में हुआ, जिसने एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। पावर शॉर्टेजेस, पुअर रोड्स एंड वाटर एमपी इलेक्शंस में मेजर इश्यूज रहे हैं, स्पेशली 2005 के पहले। अवेलेबिलिटी में 2008 में पंप्स के लिए अवेलेबल पावर 0.8 किलोवाट्स पर हेक्टेयर से बढ़कर 2013 तक ये 1.36 किलोवाट पर हेक्टेयर हो गई, यानी कि डबल। साथ में डोमेस्टिक यूज और एग्रीकल्चर यूज के लिए फीडर सेपरेशन के थ्रू फार्मर्स को अब 3 फेज फुल वोल्टेज पावर मिलता है, ताकि वो अपने मोटर्स को 8 to 10 आवर्स डेली रन कर सकते हैं एट अ फ्लैट एनुअल रेट ऑफ ₹1400 पर हॉर्स पावर। 2017 में गवर्नमेंट ने 5 लाख टेम्परेरी इरिगेशन पावर कनेक्शंस को परमानेंट बनाने का भी काम शुरू किया है। सॉइल हेल्थ पर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू सॉइल स्पेसिफिक क्रॉप्स और टारगेटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर ने क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट में 1200 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस और 3300 रेन गेजेस भी इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि रेन प्रेडिक्शंस प्रॉपर्ली हो सकें। इम्प्रूव प्रोक्योरमेंट के लिए भी कई मेजर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स को रिलैक्स करना। इसने इंश्योर किया कि ऐसे वीड्स जो रेंज के चलते स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते, वो भी प्रोक्योर किए जा सकें। दूसरा है प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट, जिसने एमपी से वीट प्रोक्योरमेंट को पंजाब के बराबर पहुंचाया और फार्मर्स को वीट प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट किया। इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट सिस्टम में फार्मर का प्रायर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उन्हें एसएमएस के थ्रू प्रोड्यूस सेल करने की डेट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है,
ये बाइंग सेंटर्स में ओवर क्राउडिंग रिड्यूस कर देता है। 2020 में एमपी में व्हीट बाइंग सेंटर्स लगभग 4,529 थे एज कम्पेयर टू 3,545 लास्ट ईयर। इसने भी बाइंग सेंटर्स में लगने वाली भीड़ को कम किया और उन्हें प्राइवेट ट्रेडर्स की जगह गवर्नमेंट को प्रोड्यूस सेल करने के लिए इंक्रीज किया एट बेटर प्राइस। डिजिटलाइजेशन के थ्रू अब प्रोक्योरमेंट प्राइस का पेमेंट भी फार्मर को विद इन अ वीक मिल जाता था। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने 2008 से एमएसपी के ऊपर पहले 100 रुपीस पर क्विंटल और 2012 से 150 क्विंटल का क्रॉप बोनस भी देना शुरू किया है, जिसने फार्मर को वीट सो करने के लिए इनकरेज किया था। एमपी में बढ़ते वीट प्रोडक्शन का एक कारण राइजिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन भी रहा है, जो बेसिकली इम्प्रूव्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के चलते ही हुआ है, जो फार्मर्स को बेटर प्राइस देता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट ट्रेडर्स। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से जहां एक तरफ पंजाब का एरिया अंडर व्हीट कल्टीवेशन पिछले 10 साल से लगभग 35 लाख हेक्टेयर्स रहा, वहीं एमपी में ये 2007 में 41 लाख हेक्टेयर से 2020 में 102 लाख हेक्टेयर हो गया। ये पंजाब का 3 गुना है। बेटर रूरल रोड्स ने भी इस प्रोक्योरमेंट को इफेक्टिव बनाने का काम किया। अप्रैल 2000 में 60% रूरल हैबिटेशंस में कोई पक्का ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं था, लेकिन ये नंबर अब 10% ही रह गया है। ये मेनली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के चलते हुआ है। अच्छे बिट्यूमिनस और ग्रेवल सरफेस रोड ने फार्मर्स के लिए अपने प्रोड्यूस को मंडी तक ले जाने में हेल्प किया है। तो दोस्तों, ये थी एमपी के बीमारू स्टेट से ग्रेन बास्केट ऑफ इंडिया बनने की कहानी। लेकिन ये मिराकुलस जर्नी कई चैलेंजेस अभी भी फेस कर रही है, जिसके लिए प्रोक्रिएटिव स्टेट इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ेगी। कुछ क्रिटिक ये आर्ग्यू करते हैं कि एमपी के मिराकुलस ग्रोथ में एक रीजनल और सोशल डिस्पैरिटी है, जिसके चलते राइजिंग इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है और एमपी सोशल इंडिकेटर्स में भी पीछे है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में एमपी अभी भी वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट है विद 48 पर 1000 डेथ्स। इसके अलावा फार्मर सुसाइड का चैलेंज भी एमपी में अभी भी है, जिसे एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से एमपी में हर 3 दिन में एक फार्मर अभी भी सुसाइड करता है। इसके अलावा कई क्रिटिक ये भी कहते हैं कि एमपी का मिराकुलस एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में हुआ जब ग्लोबली एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। इसके चलते ही कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट ने वीट पर एमएसपी को 2005 में 700 रुपीस पर क्विंटल से 2013 में 1400 पर क्विंटल कर दिया था। स्टेट गवर्नमेंट का इसके ऊपर बोनस देना भी इसी एटमॉस्फेयर में हुआ। बढ़ते एक्सपोर्ट डिमांड के चलते सोयाबीन से इनकम भी 3 गुना हो गई थी, लेकिन 2014 से 15 में ये इंटरनेशनल सिचुएशन काफ़ी बदल गई जब हमने एक ग्लोबल एग्रीकल्चर कमोडिटी क्रैश विटनेस किया। इसके चलते जून 2014 में यूनियन ने स्टेट द्वारा बोनसेस को रोक दिया और 2017 में एमपी में ह्यूज फार्मर प्रोटेस्ट देखे गए। तब हमने मंदसौर में हो रहे फार्मर प्रोटेस्ट में अनफॉर्चुनेट पुलिस फायरिंग की न्यूज़ भी सुनी थी। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने वीट बोनस रिस्टोर किया और भावांतर स्कीम के तहत फार्मर्स को एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच डिफरेंस को पे करने का वादा किया। इसके अलावा एमपी आज ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन और वीट मोनोक्रॉपिंग से एसोसिएटेड चैलेंजेस की तरफ भी बढ़ रहा है। इन प्रॉब्लम्स ने कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है। यही कारण है कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को एप्रिशिएट मेजर्स के थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सॉइल के हिसाब से क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए मोटिवेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर स्कार्स बुंदेलखंड में राइस या वीट की जगह मिलेट्स का प्रमोशन ज़्यादा यूजफुल होगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के थ्रू भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जा सकता है। एमपी में ऑलरेडी 2 मेगा फूड पार्क्स बन चुके हैं। इंडस मेगा फूड पार्क इन खारगोन और अवंती मेगा फूड पार्क इन देवास को अनाउंस किया है। खारगोन फूड पार्क तो ऑपरेशनल भी है। इन फूड पार्क के मॉडल से सीख लेकर ईस्टर्न रीजन में भी फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना जरूरी है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।